रघुवीर जी फिर कैमरे का जब एंगल चेंज करते हैं तो ललित के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। इसके हाथ पैर कांपने लगते हैं डर की वजह से, क्योंकि कैमरे का एंगल चेंज करते ही वो लड़की जिसकी आत्मा वहाँ पर थी वो इन्हें साफ साफ दिखाई देनी शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से ये कंफर्म हो गया था कि वहाँ पर वो आत्मा है। तो नेहा जो होती है कॉरिडोर में जा रही होती है, वही सेम ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, फॉर्मल्स, और बहुत ही सुंदर चेहरा होता है, बाल लटके हुए होते हैं, आंखें एकदम सफ़ेद होती हैं। तभी ललित की निगाह उसके पैरों पर जाती है। उसके पैर ज़मीन पर नहीं चल रहे थे, वो ज़मीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी, जिसे देखकर ललित, बिल्डिंग अभी बंद पड़ी है, वहाँ पर कभी ना कभी लाइट जल जाती है, किसी को होने का एहसास होता है और चीज़ें बहुत ज़्यादा उन्हें लोगों को वहाँ पर दिखाई देती हैं। बट Welcome to Nitin Dark Stories. Enter if you dare. जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट हॉरर चैनल जिसका नाम है नितिन डार्क स्टोरीज़। और आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि इस तरह की बड़ी बिल्डिंग्स में, इस तरह के आजकल के मॉडर्न परिवेश में ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं, और ये सारी चीज़ों का होना ज़रूरी भी होता है और ये सारी चीज़ें होती भी रहती हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ नोएडा सेक्टर 62 की एक कंपनी के बारे में, जिस कंपनी में हज़ारों लोग काम करते हैं। इट्स अ बिग कॉर्पोरेट ऑफिस। और जब भी मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में किसी तरह की हॉन्टेड घटनाओं का जिक्र सुनता हूँ या उसके बारे में कहीं वीडियो देखता हूँ या पढ़ता हूँ, आपने भी कई सारे वीडियोस देखे होंगे इंडियन टेलीविज़न पर, जहाँ पर फियर फाइल्स, आहट और कई सारे एपिसोड्स में इन सारी चीज़ों को कवर किया गया है कि ऑफिस भी हॉन्टेड होते हैं। वो ऑफिस जहाँ पर हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, डेली का हज़ारों लोगों का आना जाना है और बहुत ही ज़्यादा चहल पहल रहती है, क्राउड रहता है, और शाम ढलते ढलते वो ऑफ़िस हॉन्टेड हो जाता है। और कैसे क्या क्या उस ऑफ़िस में होता है, यही आज की कहानी है। ये कहानी हमारे एक मित्र की है जिन्होंने हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और उन्होंने भेजी है। उनका नाम है ललित शर्मा। ललित कानपुर के ही रहने वाले हैं और इन्होंने ये कहानी भेजी है मुझे, और आपको ये मैं कहानी आगे बताऊंगा कि ललित के साथ क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है और ललित कैसे इस सब के जाल में फंस जाते हैं और फिर कैसे बचते हैं। यही सारी इस कहानी का सार है। कॉर्पोरेट में शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि मेरी एक कंपनी है दिल्ली में जिसे मैं रन करता हूँ पिछले 12-15 सालों से, और 2010 से 16 साल हो गए। हाँ, और मेरे कई सारे मल्टीनेशनल क्लाइंट्स हैं, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों से मेरा टाई अप है। कॉर्पोरेट जाइंट से मेरा बहुत टाई अप है और मैं उनके लिए काम करता हूँ और उन्हें जो भी हमारी सर्विसेज वगैरह हैं हम उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसा मैंने कई लोगों से सुना भी है कि यार ऑफिस में नाइट शिफ्ट में मेरे साथ इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो मेरे लिए इन सारी बातों पर बिलीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम से सुन रखी हैं और इन पर ठप्पा भी लग चुका है जब लोगों ने अपनी रियल लाइफ इंसिडेंट बताई हैं और जब सीरियल्स वगैरह में भी इन सारी चीज़ों को कवर किया गया है। तो चलिए मैं अब सीधे कहानी पर आ जाता हूँ। ये कहानी है ललित नाम के एक व्यक्ति की जो कानपुर के रहने वाले हैं। ये बताते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी उस टाइम पर जब हमने नौकरी सर्च करनी शुरू की थी। कहते कि घर में मम्मी पापा और मेरी एक बहन है। पापा की एक किराने की दुकान होती है छोटी सी, और वो भी कम चलने लग गई थी जब से ये ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और जो भी ऑनलाइन सेल वाले आ गए, अमेज़ॉन वगैरह। तो कह रहे उनकी सेल बहुत डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से हमारे घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आने लग गए थे। मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी, ग्रेजुएशन, तो मैं पीजी करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि अभी फैमिली सपोर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन ना करके अपना जॉब सर्च करना शुरू किया। तो कानपुर में कोई 6,000 की जॉब ऑफ़र कर रहा है, कोई 8,000 की जॉब ऑफ़र कर रहा है, तो वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ सूट नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो दिल्ली NCR चलते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। तो ललित बताते हैं कि मैं 2022 में दिल्ली आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं जॉब सर्च करता हूँ, कई जगह इंटरव्यू वगैरह देना शुरू करता हूँ और मुझे एक दो जगह जॉब ऑफ़र हो भी जाती है, लेकिन सैलरी वही 10-12 हज़ार रुपये होती है। तो मैं फॉर अ टाइम बीइंग सोचता हूँ कि घर बैठने से अच्छा ज्वाइन कर लेता हूँ, कुछ तो पैसे आएंगे और मीनवाइल मैं अपनी जॉब सर्च करता रहूँगा दूसरी जगह भी। तो इनकी जहाँ पर जिस कंपनी में उन्होंने ज्वाइन किया अच्छी खासी जॉब चल रही थी 10-12 हज़ार रुपये में, बट ये अपना CV अपडेट करते रहते थे जॉब पोर्टल्स पर
जिसकी वजह से क्या होता था कि इनके पास कई सारे जॉब्स के ऑफ़र आ रहे थे। तो इनके पास एक ऑफ़र आता है नोएडा की एक आईटी कंपनी से। ये आईटी कंपनी टेक सपोर्ट में थी, टेक्निकल सपोर्ट देती थी ये दूसरी कंपनीज़ को। इनके बाहर के क्लाइंट होते थे यूएस, यूरोप और इधर यूके के, तो उन्हें टेक सपोर्ट देना होता था। नाइट शिफ्ट इसमें थी और सैलरी काफ़ी अच्छी थी, 45,000 से स्टार्टिंग थी। तो इनके लिए बहुत ही अच्छा ऑफ़र इन्हें लगा। ये फटाफट इंटरव्यू देने अपना पहुंच गए, जो डेट डिसाइड हुई। और इंटरव्यू में इन्होंने अच्छे से इंटरव्यू वगैरह परफॉर्म किया। इंग्लिश वगैरह इन्होंने कोर्स किया हुआ था, तो इंग्लिश के लिए ऐसा कुछ इशू था नहीं। और टेक सपोर्ट में इंग्लिश कम्युनिकेशन मस्ट होती है, क्योंकि यू हैव टू डील विद द फॉरेन क्लाइंट्स। तो इन्होंने वहाँ पे जॉब ज्वाइन करने के लिए हामी भर दी। इनिशियल सैलरी इन्हें 45,000 ही ऑफ़र की गई थी, और उसमें भी पीएफ और ईएसआई वगैरह का डिडक्शन वगैरह था, बट कट उठा के इन्हें 42 के आसपास मिलना था इन हैंड सैलरी। तो ये बहुत खुश हो गए और इन्होंने तुरंत हामी भर दी। बट शर्त एक ही थी कि आपको सिर्फ नाइट शिफ्ट मिलेगी, डे शिफ्ट नहीं दे सकते, रोटेशनल शिफ्ट नहीं दे सकते, आपको सिर्फ नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। तो ललित ने कुछ भी उनके लिए बहुत अजीब नहीं था, क्योंकि चलो ठीक है नाइट शिफ्ट कर लेते हैं, और भी लोग तो करेंगे, मैं अकेला थोड़ी जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे। ये सोचकर ललित ने वहाँ पर ज्वाइन कर लिया। अब इनकी ज्वाइनिंग होती है, जॉब का पहला दिन। ये आराम से इंट्रोडक्शन वगैरह वहाँ पे होता है मैनेजर से। इनके मैनेजर का नाम विकास होता है, और इनकी टीम में कुल 9 लोग होते हैं जो नाइट शिफ्ट में उस वाले पर्टिकुलर सेगमेंट को, ये लोग जो जिस पे काम कर रहे थे, तो उस टीम में सिर्फ 9 लोग होते हैं। और इनका एक ऑफिस का काफ़ी बड़ा एक हॉल होता है जहाँ पे इनके क्यूबिकल्स लगे होते हैं, तो यहीं पे सारे लोग बैठ के आराम से काम करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। तो पहला दिन तो इनका इसी में निकल गया कि इनका इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ, फिर इनके ईमेल आईडी वगैरह अपडेट की गई, इनका फ़ोन नंबर वगैरह अपडेट किया गया, और इन्हें जॉब प्रोफाइल वगैरह ब्रीफिंग दी गई कि आपको करना क्या क्या है। तो एवरीथिंग वॉज परफेक्टली फाइन, और ये लोग ललित भाई अपना वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। और इनकी एक आईडी क्रिएट की जाती है, जो इनकी क्या कहते हैं एम्प्लॉय आईडी होती है, और इनका एक आईडी कार्ड बनता है, और इनकी ज्वाइनिंग वहाँ पर हो जाती है। अब जॉब का दूसरा दिन आता है। दूसरे दिन ये आराम से ऑफिस अपने टाइम पर जाते हैं। तो एक गार्ड होते हैं, काफ़ी ओल्ड एज के होते हैं, 50+ उनकी एज होती है। तो रघुवीर जी नाम होता है उनका, रघुवीर दास नाम होता है, सब रघुवीर जी कहते हैं, कुछ अंकल भी कहते थे, बट मोस्ट ऑफ द पीपल कॉल हिम रघुवीर जी। तो ललित जाते हैं और तो आईडी वगैरह चेक करके पंचिंग इनकी होती है, और ये अंदर जाते हैं तो रघुवीर जी पूछते हैं कि बेटा न्यूली ज्वाइंड हो? तो ललित कहता हाँ न्यूली ज्वाइंड हो। तो कहता नाइट शिफ्ट ही लिया तुमने? कहता हाँ सिर्फ नाइट शिफ्ट अवेलेबल थी, और मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस था घर पे, तो मैंने ज्वाइन कर लिया, और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं रात में ऐसे कुछ, क्योंकि मैं आराम से दिन में सो के अपना शाम को ऑफिस आके अपना काम कर सकता हूँ। तो कहते बेटा ठीक है एवरीथिंग, वो कहते हैं कि सब कुछ सही है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ऊपर नीचे होती रहती हैं नाइट शिफ्ट वालों के साथ में। तो उसे लगा कि शायद वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता होगा उसके बारे में। कहता नहीं, वो वर्क प्रेशर वाली बात नहीं है, यहाँ पर कुछ ऊपर की चीज़ें भी होती हैं। तो ललित हंस देता है। वो एकदम नॉन बिलीवर फैमिली से बिलोंग करता है, उसे इन सारी चीज़ों में कोई बिलीव ही नहीं होता है दूर दूर तक कि ऐसी कुछ चीज़ें होती भी हैं। बट उसका ये भ्रम, उसका ये बिलीव टूटने वाला था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, पैरानॉर्मल कोई चीज़ें नहीं होती हैं। अब ललित जाते हैं अपने ऑफिस में, अपना काम वाम शुरू करते हैं। काम शुरू करते करते लगभग 11:15 के आसपास का टाइम होता है। 11:15 बजे विकास जो इनके टीम लीडर होते हैं वो कहते हैं कि मैं अभी मुझे एक क्लाइंट मीटिंग के लिए नीचे जाना है, नीचे वाले फ्लोर पे, वहाँ पर हमारी एक कॉन्फ्रेंस कॉल है, तो अगर कुछ इशू हो तो आप मुझे कॉल करके ऊपर बुला लेना या मुझे बता देना, आई गाइड यू। और इसके साथ साथ जैसे इनके बगल में आयुष था, रिया थी, सोनल थी, 2 लड़कियाँ थी, बाकी 7 लड़के थे इंक्लूडिंग ललित। तो कोई वॉशरूम चला जाता है, कोई सुट्टा फूकने चला जाता है, कोई टी ब्रेक ले लेता है, कोई कॉफ़ी ब्रेक ले लेता है। मतलब मोटा मोटा ये मान लो कि ललित उस पूरी रो में अब अकेला बसता है, उस ऑफिस में पूरा अकेला बसता है। सब लोग फॉर अ टाइम बीइंग बाहर चले जाते हैं अपना काम करने, अपना जो जिससे ब्रेक लेना, किसी वॉशरूम जाना था, इस तरह से। तो ललित आराम से काम कर रहे होते हैं अपना हेडफोन लगा के, और एक टिकट रेज कर रहे होते हैं किसी क्लाइंट का। उसी टाइम पर इन्हें एक आवाज़ आती है इनके हेडफोन पर। आवाज़ थी, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ना। ये सुन के ललित एकदम से हेडफोन हटाता है और देखता है कि सामने कुछ भी नहीं चल रहा है और आगे पीछे भी कोई नहीं है। ये थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन ऐसे लगा कि शायद कुछ भ्रम होगा। ये फिर से हेडफोन पहनता है, वो आवाज़ फिर से रिपीट होती है, प्लीज़ डोंट लीव मी अलोन।
ये सुन के ललित को बहुत ताज्जुब होता है कि अचानक से क्या हो रहा है मेरे साथ में, और वो घबरा जाता है। वो पूरा उठ के आसपास देखता है, उसे कोई नहीं दिखता है। उसे लगा कोई मजाक कर रहा होगा, किसी ने उसे छेड़ा होगा या कुछ इस तरह से चीज़ें की होंगी, और आराम से कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना काम पे फोकस करने की कोशिश करता है। और अचानक उसकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है वो ब्लैक हो जाती है और वापस से फिर जल जाती है। 10 सेकंड के लिए ब्लैंक हुई होगी और उसको वापस फिर से जल जाती है, जिसे देख के जो ललित है वो और ज़्यादा शॉक हो जाता है, और उसके पैरों के तले से ज़मीन तब खिसक जाती है जब स्क्रीन ब्लैक होती है। तो उसे अपने पीछे एक लड़की खड़ी दिखाई देती है, जिसके बाल खुले हुए हैं, वाइट शर्ट पहनी है, ब्लैक पैंट पहना है फॉर्मल, और गले में आईडी कार्ड डाला है। आईडी कार्ड में उस कंपनी का लोगो भी साफ साफ चमक रहा होता है, और जिसे देख के वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और उसे लगता है कि अब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। तभी अचानक से उसके जो कलीग से वो आना शुरू कर देते हैं एक एक करके, और विकास जब आता है जो उनका टीम लीडर, ये किसी बताता नहीं ललित, वो सोचता है मैं टीम लीडर से ही डायरेक्ट डिस्कस करूँगा, और जाके जब टीएल से डिस्कस करता है ये सारी चीज़ें, तो विकास कहता है कि आखिर उसने तुझे भी देख ही लिया और तूने भी उसे देख लिया। ये सुन के ललित कहता है क्या मतलब आपका? तो वो समझाने की कोशिश करता है कि ये कुछ है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी यहाँ नहीं बता सकता। तो वो जिद करता है, कहता है नहीं अभी नहीं बता सकता, बस ये मान लो कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है और उसके बारे में मैं आपको बाद में सारी डिटेल दूंगा। अब कैसे कैसे करके इनकी शिफ्ट ख़त्म होती है और ललित अपने रूम पे आता है। रूम पर आते ये इसके दिमाग में वही सारा सीन चल रहा होता है, अपना खाना वाना बनाता है, खाता है, बट इसका दिमाग पूरा ऑफिस के उस इंसिडेंट पे चल रहा होता है, और वो पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ उसके दिमाग पे आ रही। पहले रघुवीर जी का टोकना, फिर आवाज़ आना, और उसके बाद फिर वो एक परछाई का दिखना, और उसके बाद विकास को उस चीज़ पर ठप्पा लगा देना कि यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ होती रहती हैं, और अगर उसने तुझे देख लिया है तो अब थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। अब जब दूसरे दिन ललित ऑफिस जाता है तो उसके साथ कुछ घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं जो कि थोड़ी सी अटपटी थी, बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल नहीं थी, बट बहुत ज़्यादा अटपटी घटना थी। जैसे वो गया और जैसे उसने अपना कार्ड लगाया पंच करने के लिए, एक बार लगाया रेड लाइट जली, 2 बार लगाया रेड लाइट जली, 3 बार लगाया रेड लाइट जली, जिससे क्या हुआ कि ये भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए और रघुवीर जी फ्रस्ट्रेटेड। कहते हैं ऐसा तो कभी नहीं होता है, आपका नया कार्ड है, इतनी जल्दी पंच होना चाहिए एक बार में ही। चौथी बार में हालांकि वो पंच हो जाता है और ये अंदर चले जाते हैं इनके अटेंडेंस वगैरह लगा के, और बट ये थोड़ा सा होना शुरू हो गया था। अब ये जब अंदर पहुंचते हैं तो वो विकास से फिर उसी चीज़ की जिद करना शुरू कर देता है ललित कि विकास जी सर प्लीज़ मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो विकास कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊँगा बट यहाँ पर नहीं बता सकता, समझो कुछ बहुत ज़्यादा अजीब है, यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा अजीब है और ऊपर की चीज़ है, ये अभी नहीं बता सकता, आप वेट करो, सही टाइम आने पर मैं खुद ही बता दूंगा तुम्हें। अब ललित का काम में मन तो लग नहीं रहा था क्योंकि उसका तो इतना सारा कुछ हो चुका था, उसने वो परछाई देख ली थी और उसने वो आवाज़ सुन ली थी, इनका काम चल रहा था। अच्छा, जो ललित को सारा कुछ दिखा था, ये इसकी टाइमिंग रही होगी वही 2:17 के आसपास, फिक्स टाइमिंग थी वो 2:17 की। ये टाइम नोट कर लीजिए, आगे याद रखने में ईजी रहेगा। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो इसने सोचा था अगर आज भी उस टाइम पर ये सारी चीज़ हुई तो मैं उससे पहले ही ऑफिस छोड़ दूंगा या वो सब किसी न किसी के साथ में रहूँगा, अकेला नहीं रहूँगा। तो ये सोचकर मतलब ललित अपना काम में बैठ जाता है। कभी अचानक से विकास पीछे से आता है, कहता है एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गया, अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना, वो खतरा हो सकता है। ललित अब सस्पेंस में चला जा रहा था कि यार हो क्या रहा है, ये पूरी बात भी नहीं बता रहा है और मुझे सिर्फ डराया जा रहा है, ये शायद मुझे डराने की कोशिश कर रहा है और ये एक्टिंग कर रहा है। लेकिन जब उसने उसके चेहरे की तरफ देखा, विकास की तरफ, वो दूर दूर से एक्टिंग जैसा तो नहीं लग रहा था, तो इसे भरोसा हो गया कि हाँ समथिंग इज़ क्रीपी हियर। तो और जब ये काम कर रहा होता है तो रात 1:15 बजे के आसपास इनके सिस्टम में एक टेक्निकल एरर आ जाता है और जिसकी वजह से सारे सिस्टम शट डाउन हो जाते हैं। तो जब आईटी टीम वहाँ पर आती है उसे ठीक करने के लिए, तो विकास किसी क्लाइंट कॉल पे बिज़ी था और बाकी भी बिज़ी थे, तो ललित फ्री बैठा हुआ था। तो टेक्निकल टीम जो आईटी टीम आती है बोलती कि आपको पुराने विंग्स में से जाकर एक फ़ाइल लेके आनी पड़ेगी, ब्लू कलर की फ़ाइल है और वहाँ के स्टोर रूम में रखी हुई है, जाके ले आओ। तो ललित चल देता है। अब लेकिन जैसे ललित कॉरिडोर से होते हुए पुराने विंग की तरफ जा रहा है, उससे ना परफ्यूम की स्मेल आने लग जाती है, जैसे कोई फीमेल परफ्यूम की स्मेल हो। तो इसके लिए थोड़ा सा अजीब था कि यहाँ पर अभी तो कोई लेडी है नहीं, ना कोई निकली है, और जो इसकी कुलीग थी
वो दोनों वहाँ पर काम कर रहे हैं, रिया और सोनल शायद, हाँ वो दोनों तो ऑफिस में है और कॉरिडोर में कौन निकला है, और इस रात में यहाँ पे कोई होता भी नहीं है। बट कैसे कैसे करके वो पुराने विंग के स्टोर रूम में पहुँचता है और वहाँ से वो फ़ाइल निकालता है। फ़ाइल लेकर वो जैसे ही चलता है, आवाज़ आती है, रुको, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। ये सुन के ललित बहुत बुरी तरीके डर गया। मतलब उसे ये एकदम से हुआ कि अचानक से यहाँ पे कोई है लेडी, और वो इधर उधर देखना शुरू करता है, उसे कोई नहीं देखता है, तो उसे लगता है शायद हवा का झोंका या कुछ इस तरह की सरसराहट मेरे कान बज रहे होंगे। सोच के वो फाइल लेके जैसे ही बाहर निकलता, धड़ाम की आवाज़ के साथ स्टोर रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। हालांकि ऑटोमेटिक डोर्स था, बट जिस तरह से वो बंद हुआ था किसी को भी डरा दे उस टाइम पर, रात के 1-1:30 बजे के आसपास, और उस सन्नाटे में ललित फाइल लेकर सीधे भागता है और आके वो आईटी वालों को देता है और अपना बैठ के सिस्टम पर बैठ जाता है और डरा हुआ होता है। विकास वहाँ से निकलता है, देखता है ललित के चेहरे पर डर देख के वो समझ जाता है कि इसने फिर कुछ ना कुछ नोटिस किया है, कुछ ना कुछ देखा है, और ये बहुत ही ज़्यादा अजीब होना शुरू हो चुका था ललित के साथ में। और यहाँ से उसे पक्का भरोसा हो गया था कि यहाँ पर हो ना हो भूत चुड़ैल का ज़रूर कुछ ना कुछ है, यहाँ पर भूत प्रेत आत्माओं का वास यहाँ पर है, और जिस वजह से उसे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और उसने सोचा था कि मैं नौकरी भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इतनी मुश्किल से नौकरी मिली थी, इतना अच्छा पैकेज मिला था, तो उसके लिए जॉब को छोड़ना बहुत ही मुश्किल टास्क था। अब जब विकास ने देखा कि ललित इतना डरा हुआ है, तो उसने सोचा कि इसे सही बात बतानी पड़ेगी। तो वो जाता है ललित के पास और बोलता है कि ललित मेरे साथ चलो। ललित चुपचाप उठता है और इनके साथ चल दिया। ये विकास ललित को लेके नीचे जो सिक्योरिटी रूम होता है, जहाँ पर रघुवीर जी बैठ के सीसीटीवी कैमरे को मॉनिटर कर रहे होते हैं, वहाँ पर लेकर आता है और रघुवीर जी से कहता है इसे दिखाओ इसने क्या देखा है। तो वो वाली क्लिप चलाते हैं जब वो अभी स्टोर रूम में फ़ाइल लेने गया था। तो जब ये वहाँ पे फाइल लेकर, तो इसे वही दिखाई दे रहा था कि अचानक से किसी आवाज़ पर इसने मूव किया है, पीछे मुड़ के देखा है, और उसके बाद ये फिर सामने देखना शुरू कर देता है। तो और रघुवीर जी फिर कैमरे का जब एंगल चेंज करते हैं, तो ललित के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। इसके हाथ पैर कांपने लगते हैं डर की वजह से, क्योंकि कैमरे का एंगल चेंज करते ही वो लड़की जो जिसकी आत्मा वहाँ पर थी, वो इन्हें साफ साफ दिखाई देनी शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से ये कंफर्म हो गया था कि वहाँ पर वो आत्मा है। और ललित ने कहा लेकिन मुझे तो वहाँ पर वो नंगी आंखों से नहीं दिखी थी, अब ये कैसे दिख रही है। तो कहते कि वो कैसे भी दिख जाती है, किसी को भी दिख जाती है। और फिर वो जो रघुवीर जी होते हैं, एक फ़ाइल निकालते हैं, एक डायरी निकालते हैं अपने डोर से, और उसमें वो बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में 12 से ज़्यादा लोगों ने जॉब छोड़ दी है ये वाली, और उसमें से क्या कहते हैं, कुछ लोगों ने तो मतलब 4 से 5 लोगों का तो मेंटल स्टेटस ही हिल गया है, वो मतलब बहुत गहरे मानसिक तनाव में चले गए हैं, मानसिक अवसाद में चले गए हैं, और 2 लोगों ने तो उनको हार्ट अटैक आ गया है और जैसे तैसे उनकी जान बचाई गई है, और एक आदमी तो कैसे गायब हो गया, कुछ आज तक उसका पता ही नहीं चला है। तो ये सुनकर ललित कहता है फिर आप लोगों ने पुलिस वगैरह को क्यों नहीं बताया। तो रघुवीर जी थोड़ा सा उलझन में खींचते हुए एक हंसी के साथ में जवाब देते हैं, बेटा बड़ी कंपनियां ना अपनी बदनामी नहीं होने देती हैं, वो किसी को नहीं बताती हैं कि क्या हो रहा है। और ये सुन के ललित और विकास सारे डरे हुए होते हैं, लेकिन मरता क्या ना करता, उन्हें काम तो करना ही था, कैसे भी करके उस कंपनी में जॉब करनी थी और अपने आप को बचाना भी था। अब ललित ने डिसाइड किया था कि मैं कुछ भी हो जाए 2:17 से पहले ये ऑफिस छोड़ दूँगा, कुछ देर के लिए मैं कहीं चला जाऊँगा, ब्रेक ले लूँगा, 1-2 दोस्तों के साथ रहूँगा, ग्रुप में रहूँगा, अकेला नहीं रहूँगा। ये जब उसने सोचा ही था, तो अचानक से 2 बजे पूरे कॉरिडोर की लाइट चली जाती है और सारे लिफ्ट वगैरह सब कुछ जैम हो जाता है, और ये सब एक ही जगह फंस जाते हैं। और तब ललित ने पहली बार उस लड़की को एकदम क्लियर अपने आँखों के सामने देखा। ललित की निगाह कॉरिडोर पर पड़ती है, पहले तो उसे परफ्यूम की स्मेल आती है, जिसकी वजह से कॉरिडोर की तरफ देखता है,
और तब उसे नेहा वहाँ पर दिखती है। हाँ, इस जो आत्मा, इसका नाम नेहा होता है। कैसी इसकी क्या कहानी थी वो मैं आपको बाद में, अभी आपको आगे आगे कहानी में पता चलता जाएगा। तो नेहा जो होती है कॉरिडोर में जा रही होती है, वही सेम ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, फॉर्मल्स, और बहुत ही सुंदर चेहरा होता है, बाल लटके हुए होते हैं, आंखें एकदम सफ़ेद होती हैं। तभी ललित की निगाह उसके पैरों पर जाती है। उसके पैर ज़मीन पर नहीं चल रहे थे, वो ज़मीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी, जिसे देखकर ललित को ये लग रहा था कि ये सब सपना चल रहा है। अगर कोई उसको चूटी काटेगा तो वो जाग जाएगा, बट ये सपना नहीं, हकीकत थी। और ये सारी चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ ललित को दिख रही थी और किसी को नहीं। तो रघुवीर जी भी ऊपर बुला लिए गए थे किसी काम से, अब लाइट गई थी कि आप आके ऐसे थोड़ा सा जनरेटर रूम वगैरह इन्हें दिखाओ और बताओ। तो ललित और रघुवीर को वो चीज़ दिखाई दी थी। तो वो आत्मा जो होती है ललित के पास आकर कहती है कि मुझे घर जाना है अपने, प्लीज़ मुझे मेरे घर पहुंचा दो। ये सुनकर ललित तो पूरी तरह से कांप रहा होता है, ऑलमोस्ट बेहोश होने ही वाला था, बट रघुवीर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते, बताओ, बेचारी अभी तक अपने घर का रास्ता ढूंढ रही है। और ये देखते देखते अचानक से वो बोल के गायब हो जाती है। अब वो जैसे गायब हुई, इधर ललित ने रघुवीर जी की तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू थे, और रघुवीर ने ललित की तरफ देखा। ललित का चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ा हुआ था और डरा हुआ ललित उन्हें दूर से दिख रहा था। उन्होंने जाकर समझाने की कोशिश की, बेटा डरो मत, सब सही हो जाएगा, इसका कुछ ना कुछ सलूशन निकालेंगे। और ये लोग उठ के बाहर आ जाते हैं। इससे पहले कि ललित कुछ सोच पाता, बाहर जा पाता, उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, हाय, मेरा नाम नेहा है। और उसके साथ उसकी एक आईडी भी अटैच्ड होती है। जब वो आईडी देखता है और रघुवीर जी दिखाता है, कहता हाँ ये नेहा की आईडी है, ये 4 साल पहले मर गई थी। अब चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई थी। ललित के डर का लेवल पार हो चुका था। वो कैसे कैसे भागता भागता सीधे सिक्योरिटी रूम में आता, बोलता मुझे घर जाना है, मुझे नहीं पता, मुझे मतलब ये मार देगी। कहते नहीं, वो किसी को हर्ट नहीं करती है, आप टेंशन मत लो। बट ललित बहुत ज़्यादा सदमे में था, बहुत ज़्यादा डर में था। तो जब रघुवीर जी ललित को इतना डरा हुआ देखते हैं तो उसे कहता कर तुझे सच्चाई जाननी है तो ऑफिस के बाहर मिल, शिफ्ट ख़त्म होने के बाद। अब जैसे ही शिफ्ट ख़त्म होती है और ये लोग सारा बाहर आते हैं, तो ललित सबसे पहले बाहर जाके एक चाय की दुकान पर रघुवीर जी का वेट करने लगता है कि जैसे वो आते हैं फिर उनसे बात करनी है। रघुवीर जी आते हैं, चाय वाय ऑर्डर करते हैं, अपना चाय पीना शुरू करते हैं, और चाय पीते पीते वो कहानी बताते हैं सारी, इस ऑफिस में क्या हुआ था, कैसे क्या क्या हुआ था। तो बताते हैं नेहा एक बहुत ही होनहार लड़की थी। वो लखनऊ की रहने वाली थी। एमबीए करने के बाद सीधे इसी कंपनी में पहली जॉब थी उसकी, और वो अपने पेरेंट्स के अकेली थी। और उसके घर में भी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ तुम्हारे जैसे ही थे। उसका एक छोटा भाई था जो इंजीनियरिंग कर रहा था, पेरेंट थे, मम्मी बीमार रहती थी जिसकी मेडिसिन में बहुत ज़्यादा उनका पैसा खर्च हो रहा था। और तो नेहा की जब यहाँ पे जॉब लग जाती है तो वो अपने सैलरी का एक मेजर पार्ट अपने पेरेंट्स को भेजना शुरू कर देती है कि घर में अच्छे से काम होना शुरू हो जाए, मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए, भाई की पढ़ाई अच्छी तरह चले, और इस तरह से उसकी लाइफ एक सेटल्ड लाइफ की तरह बढ़िया चल रही थी। क्योंकि उसके कोई ऐसे शौक थे नहीं कि उसे पार्टी करनी है, दारू पीनी है, सिगरेट पीनी है, कुछ फालतू की चीज़ें करनी, उसके ऐसे कोई शौक थे नहीं। छोटे शहर से आई थी और सपने थे बहुत, उसकी आंखों में अरमान थे, तो उसने कभी कुछ इस तरह गलत चीज़ें की नहीं थी। तो तभी कंपनी को एक यूएस का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, और प्रोजेक्ट इतना बड़ा होता है कि उसमें टीम में काम करने के लिए 25-30 लोगों का साइन किया जाता है, और डेडलाइन बहुत कम होती है। उस प्रोजेक्ट को एक सर्टेन टाइम में ख़त्म करना था, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। तो इन्होंने क्या किया कि पूरी टीम से बोल दिया कि अब यहाँ पर डे और नाइट शिफ्ट दोनों में आप लोगों को काम करना है, और ये प्रोजेक्ट हमें टाइम से पहले कंप्लीट करके देना है, और उन्हें दिखाना है कि हमारी कंपनी कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है काम करने को लेकर, और कितनी ज़्यादा हमारी कंपनी फास्ट है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। टीम लीडर जो अपना मोटिवेट करते हैं, उस तरह से उन्होंने मोटिवेट करके टीम की रोटेशनल शिफ्ट वगैरह लगा दी थी कि दोनों टाइम पर उन्हें काम करना है। अब काम करते करते धीरे 10-11 दिन हो गए थे। दोनों शिफ्ट में काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों के लिए, ब्रेक का टाइम बहुत कम मिलता है, बट कैसे कैसे करके लोग काम कर रहे थे। सिर्फ 6 घंटे का ब्रेक मिलता था, जहाँ पर ये आके सो के वापस अपना आके दोबारा काम में लग जाते थे। एक दिन क्या होता है कि ये सारे काम कर रहे होते हैं और नेहा अपनी सीट पे होती है। तो जो इसके साथ वाले लोग थे उन्होंने कहा कि नेहा एक काम करो कि चलो चलते हैं, अपना टाइम हो गया अब हमारा।
तो नेहा ने बोला होगा उस टाइम पे कि मैं अभी सिस्टम को शट डाउन कर दूँ, फिर मैं आ रही हूँ। जिसे सुन के उसने कहा ठीक है चलो आप अपने टाइम पर आ जाना। बट जो उसने ये 5 मिनट का टाइम लिया था कि सिस्टम को शट डाउन करके मैं आ रही हूँ, वो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। क्योंकि जब नेहा को वहाँ पे देखा कि नेहा 5 मिनट बाद नेहा वहाँ से गायब हो जाती है। अब जब सारे लोग वापस आते हैं कुछ टाइम बाद, ब्रेक के बाद, और आके देखते हैं वहाँ पर जब नेहा नहीं मिलती है तो लोग ढूंढना शुरू करते हैं, सोचते हैं कि अभी यहीं की गई होगी, वॉशरूम अभी आ जाएगी वापस। तो धीरे धीरे घंटे हो जाते हैं, 2 घंटे हो जाते हैं, 3 घंटे हो जाते हैं, तो लोग ढूंढना शुरू करते हैं, फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं लग रहा है। तब कोई बताता है कि वो किसी को लगता है कि शायद घर चली गई होगी, कुछ भी इस तरह के अपने अपने कयास लोग लगा रहे होते हैं। और फिर शिफ्ट ख़त्म होती है, घर जाते हैं सारे अपने, अगले दिन आते हैं, नेहा का कोई अता पता नहीं होता है। अब सब लोगों को कान खड़े हो जाते हैं कि नेहा गई तो गई कहाँ। अभी लोग ढूंढना शुरू करते हैं पूरे ऑफिस में, हर जगह नेहा को सारे लोग ढूंढने में लग जाते हैं। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस पूरा सर्च ऑपरेशन शुरू करती है, नेहा का कोई सुराग नहीं मिलता है। 6ठे दिन नीचे के इलेक्ट्रिक रूम से एक अजीब सी बदबू जब आनी शुरू हो गई, तब सारे लोग जाते हैं उस रूम की तरफ और देखते हैं कि नेहा की डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी है। पुलिस बुलाई जाती है, नेहा को बाहर निकाला जाता है, लेकिन उसके शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे और कुछ भी इस तरह का ऐसा अनयूजुअल नहीं था जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि उसकी डेथ हुई हो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिख दिया जाता है कि मौत का कारण अस्पष्ट, कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल पाता है, और केस को वहीं पर बंद कर दिया गया। और सारे अपने अपनी लाइफ में दोबारा से सब बिज़ी हो गए थे और पता नहीं चला था कि नेहा की मृत्यु हुई तो हुई कैसे। इधर ये क्या करते हैं ये, और हाँ, उसकी मरने का टाइम जो जब उसे सिस्टम शट डाउन करना था वो टाइम भी 2:17 का ही था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2:17 टाइम याद रखना, क्योंकि सारा पैटर्न सेम चल रहा है। अब ये जब नेहा की डेड बॉडी पर, तो रघुवीर जी सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू करते हैं कि कहते हैं मैंने अगर सीसीटीवी कैमरे में जब देखा कि नेहा के साथ क्या हुआ एग्जैक्टली और मुझे पता होना चाहिए, तो वो सारे सीसीटीवी खंगालते हैं। तो 2 बजे के बाद से सीसीटीवी कैमरे में कोई फुटेज थी ही नहीं। उस टाइम पर 2:12 के बाद कोई फुटेज नहीं थी। जो 5 मिनट उसने बोले थे उस 5 मिनट पूरी तरह से गायब थे, कहीं भी कोई भी कैमरा उस टाइम पर नहीं चल रहा था पूरे ऑफिस का। और लेकिन जब कैमरे पर रघुवीर जी आखिरी क्लिप देखते हैं उसमें ये होता है कि नेहा किसी को देखकर स्माइल कर रही है। ऐसा लग रहा है नेहा के पीछे कोई परछाई आकर खड़ी हो, नेहा उसे देखकर स्माइल कर रही है। उसका सीधा सा मतलब ये था कि नेहा उस व्यक्ति जो उस परछाई को जानती थी, जो उसके पीछे आके खड़ी हुई थी, और उसके बाद सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। और जब दोबारा से फुटेज वापस आते हैं तो नेहा वहाँ पर कुछ नहीं थी, वहाँ पर कोई मारपीट के, कोई छीना झपटी के, कोई भी इस तरह के निशान नहीं थे, और ये सारा कुछ हुआ था। ये गाने सुनने के बाद ललित का डर ख़त्म हो जाता है ऑलमोस्ट। अब उसे डर नहीं लग रहा था, अब उसके अंदर जिज्ञासा थी कि मुझे कैसे भी करके इस कहानी की तह पर जाना है और मुझे पता लगाना है कि नेहा के साथ क्या हुआ था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिलेट कर गया था कि नेहा की भी फाइनेंशियल कंडीशन वही है, फैमिली इश्यूज़ वही है जो मेरे हैं। तो अब उसे कहीं ना कहीं नेहा से लगाव भी हो गया था और नेहा से डर लगना भी उसका कम हो गया था। अब उसने सोचा कि मैं कैसे भी करके इसका पता लगा के ही रहूँगा। अब वो क्या करता है कि जो इनका HR का पोर्टल होता है उसकी एक्सेस कैसे जुगाड़ करके लेता है और उसमें नेहा का प्रोफाइल निकालने की कोशिश करता है। तो नेहा का जब प्रोफाइल मिल जाता है इसे, तो जैसे प्रोफाइल खोलने की कोशिश करता है, एक्सेस डिनाइड, प्रोफाइल नहीं खुलता है। कई बार कोशिश करता है, तभी अचानक से एक पॉपअप मैसेज आता है, सच्चाई जानने की कोशिश मत करो। ये सुन के ये पढ़ के एकदम से वो सिस्टम बंद कर देता है और वहाँ से भाग के अपनी सीट पे आ जाता है। अब ये सारी चीज़ें होती। अब ललित के साथ एक चीज़ हो गई थी, ललित को नेहा साफ साफ दिखाई देने लगती है। ललित उठ के वॉशरूम की तरफ जाता है तो उसे कॉरिडोर पर नेहा दिखती है आती हुई। अब इस बार उसका चेहरा एकदम क्लीन था, एकदम साफ दिखाई दे रहा, जैसे प्रत्यक्ष रूप से कोई सामने उसके खड़ा है और उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। और वो सच में बात करने की कोशिश कर रही थी। नेहा कहती है कि मुझे प्लीज़ बचा लो, मैं मरी नहीं थी, मुझे यहाँ पर मारा गया है। तभी एक मोटी सी आवाज़ आती है किसी मर्द के पीछे से, एक गुर्राई हुई आवाज़, नेहा चुप हो जाओ, किसी को कुछ नहीं बताना है। और ये सुनते ही नेहा एकदम से हवा में गायब होना शुरू हो जाती है और दर्द भरी चीख के साथ में चीखते हुए हवा में गायब हो रही है, जिससे ललित अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा है। और अब उसके लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो गया था इन सारी चीज़ों का
पता लगाना। उस चाबी को लेकर ललित जाता है सीधे रघुवीर के पास और दिखाता कि अंकल ये चाबी देखो मिली है और अब इसका क्या करना है। ये देख के रघुवीर जी अपना माथा पकड़ लेते हैं, हे भगवान ये चाबी तुझे कहाँ से मिल गई। ये वही चाबी है जिसकी वजह से सारी फसाद की शुरुआत हुई थी, सारी जो प्रॉब्लम की शुरुआत हुई थी। आर्काइव रूम, उस रूम में कभी मत जाना, वो बेसमेंट में है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ जाने की कोशिश भी मत करना। अब ये सुन के ललित की क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि मुझे तो अब जाना है, देखना ही है। ठान लेता है कि मैं जाऊँगा और वहाँ पर सच्चाई का पता लगा के ही रहूँगा। अब जब ललित उससे कनेक्ट कर ही चुका था नेहा से, तो उसने सोचा था कि मैं नेहा की सच्चाई सबके सामने लेकर आऊँगा और इस आर्काइव रूम B2 में क्या है ये भी मैं पता लगा कर रहूँगा। तो जब शिफ्ट ख़त्म होने के बाद ललित अपने घर वापस जाता है और अगले दिन वो टाइम से पहले ही पहुंच जाता है। उसे इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे कैसे भी करके जाके पहले उस आर्काइव रूम में देखना है क्या है। अभी आराम से बैठ के अपना काम वाम निपटा रहा होता है और बस इसी फिराक में होता है कैसे जो इसका TL था विकास, वो कहीं जाए और मैं फटाफट यहाँ से अपना स्टोर रूम की तरफ जाऊं और सारी सच्चाई देखने की कोशिश करूं। तो जैसे ही विकास अपना बाहर जाता है क्लाइंट कॉल में या जो भी होता है अपना करने, तो ये चुपचाप उठता है, चाबी निकालता है अपने ड्रॉर से जो चाबी थी और ये बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। तो लिफ्ट से बेसमेंट का बटन दबाता है, तो लिफ्ट जैसे जैसे नीचे जा रही थी इसके फ़ोन का नेटवर्क कम होते होते नीचे जाकर नो सर्विस पर आ जाता है। अब ये लिफ्ट से जैसे ही बाहर निकलता है, एक सुनसान कॉरिडोर होता है बहुत ज़्यादा आगे और लाइट जल रही होती हैं, बट वो जो चलती और बुझती रहती, टिमटिमा सी रही थी लाइट और वहाँ का तापमान एकदम से गिरना शुरू हो गया था और फिर से वही नेहा की परफ्यूम की खुशबू इसे फील हो रही थी। बट ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके और सीधे उस स्टोर रूम में जाता है और वहाँ पर ये सर्च करने लग जाता है कि इसे शायद कोई सबूत मिल जाए, कोई प्रूफ मिल जाए। और ये फ़ाइल इधर उधर देख ही रहा होता है, तो वहाँ पर एक तो फाइलों का सेगमेंट अलग था जिस पे पूरी तरह से धूल जमी हुई थी। कुछ पुराने कंप्यूटर्स, कुछ पुराने CPU वगैरह वहाँ पे पड़े हुए थे, पुराने कंप्यूटर CPU वगैरह जिस पे धूल जमी हुई थी, ये सारा उस स्टोर रूम में था। तभी अचानक से ललित के पैरों के पास में एक अलमारी के ऊपर से एक फ़ाइल आकर नीचे गिरती है लाल रंग की, जिस पर लिखा होता है इंटरनल इन्वेस्टिगेशन 2018। 4 साल पहले की होती है, 2022 की कहानी है। तो 2018 में जो हुई थी इन्वेस्टिगेशन उसकी फ़ाइल होती है और नीचे आके गिरती है धप की आवाज़ के साथ में। अब ललित वो फ़ाइल उठाता है और उसे खोलता है, झाड़ता है और पढ़ना शुरू करता है। तो जैसे ही उसमें पढ़ते चला जाता है उसे एकदम से गुस्सा आनी शुरू हो जाती है। अब उसमें यही लिखा था कि मौत का कारण अननोन था और कुछ ज़्यादा डिटेल थी नहीं। उसमें एक फ़ोटो भी होती है, तो जब वो फ़ोटो देखते हैं ग्रुप फ़ोटो होती है जहाँ पर नेहा खड़ी है। नेहा के बगल में एक मैच्योर सा आदमी खड़ा है जिसने महंगा सूट पहना हुआ है और बनावटी स्माइल के साथ पोज दे रहा है। तो इसे लगता है मैंने इस बंदे को कहीं ना कहीं तो देखा है। ये अपने दिमाग पर जोर डालता है और फाइल लेके चुपचाप अपना उधर ही आ जाता है अपने ऑफिस में और ये सर्च करता है उस बंदे के बारे में। तो पहले कंपनी की वेबसाइट सर्च करता है और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाता है तो देखता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक वाइस प्रेसिडेंट होता है जो जिसका नाम अभिषेक मल्होत्रा होता है। ये जो फ़ोटो में बंदा था ये अभिषेक मल्होत्रा ही था। अब ये फ़ाइल लेके सीधे जाता है रघुवीर जी के पास और बोलता है कि मुझे ये मिला है। रघुवीर कहते हैं कि बेटा तू क्यों इन सब चीज़ों में पढ़ रहा है, तुझे तेरी जान को खतरा हो सकता है। उसने बोला नहीं, नेहा जितनी बार भी आई उसने मुझे कभी भी डराने की कोशिश नहीं की। मैं डर गया वो अलग बात थी, वो मुझे कुछ ना कुछ बताना चाह रही थी, मुझसे कुछ कन्वे करना चाह रही थी। उसकी आंखों में जो सफ़ेदी थी उसके पीछे जो उसका एक दर्द था वो मुझे साफ दिखाई दे रहा है और मैं पता नहीं क्यों नेहा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा हूँ और तो इसलिए मुझे सच्चाई जाननी ही है, आप मेरे इसमें हेल्प करो। तो वो कन्विंस कर लेता रघुवीर से वो, और रघुवीर भी बताता है सारी कहानी कि ये कौन कौन है क्या क्या थे। तो कहते कि नेहा बहुत ही ज़्यादा सीधी लड़की थी और उसका किसी से कोई चक्कर नहीं था, कोई किसी चीज़ में नहीं पड़ना, सिर्फ अपने काम से मतलब रखना और काम भी ज़रूरत से ज़्यादा वो करती थी ताकि कंपनी में सबकी प्यारी बन के रहे, सब उसे प्यार करें। इस तरह से चल रहा था उसका। लेकिन मरने के 2 दिन पहले उसने मुझे आकर बोला था कि रघुवीर चाचा, मुझे चाचा बुलाती थी, कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो मेरे पेरेंट्स से बोलना कि मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है और बस उन्हें ये बता देना, वो समझ जाएंगे। और ये कह के रघुवीर रोने लगता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो उसके कहने का क्या मतलब था और मैं एक छोटा एम्प्लॉई, एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मैं किसी से क्या ही लड़ सकता था।
और मैंने ये राज किसी को नहीं बताया, और तब से लेकर आज तक ये राज मुझे खाया जा रहा है, ये चिंता मुझे खाई जा रही कि मैंने उसे मरने दिया। उसने मुझे आकर बोला भी था इनडायरेक्टली कि मैं अगर मर जाऊं तो, और उसके 2 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। और तो ये सुन के ललित को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। अब उसे ये था कि मुझे कैसे भी करके इस सारी चीज़ के तय पर जाना है। तो ललित रघुवीर जी की हेल्प से एक जो स्टोर रूम होता है जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज वगैरह रखे जाते थे, जो उसकी हार्ड डिस्क वगैरह रखी जाती थी, उस फुटेज का एक्सेस कैसे भी करके ले लेता है कि मुझे ना कैमरा चेक करना है कि उस समय हुआ क्या था उस दिन। तो दे देते हैं। रघुवीर जी भी थोड़ा सा कनेक्टेड होते हैं उस चीज़ से, नेहा से बहुत ज़्यादा। तो अभी ये सर्च करता है तो उसे 2018 के सितंबर महीने की बात है ये। उस महीने के 2018 के रिकॉर्ड में जब इसे वो सीडी मिलती, वो हार्ड डिस्क मिलती है, तो उसमें वो बैकअप जब वो चेक करता है तो एक फ़ाइल होती है कैमरे की। उस कैमरे की फ़ाइल को जब वो प्ले करता है तो 2:17 का ही वो फाइल होता है, जहाँ पर वो देखती है कि कोई उसके पीछे आ खड़े से उसने स्माइल करके हाय किया है। बाद में फिर उस बंदे से इनका आर्ग्यूमेंट होने लगता है, नेहा उससे आर्ग्यूमेंट कर रही होती है वहाँ पे, और वो बंदा कोई और नहीं अभिषेक मल्होत्रा ही होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट है इस समय कंपनी का। उस समय इनकी टीम का मैनेजर हुआ करता था और बाद में अपना प्रमोशन करके उधर चला गया था। तो नेहा का आर्ग्यूमेंट हो रहा है और वो नेहा को किसी तरह की धमकी दे रहा है। आवाज़ नहीं होती है, सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रहा है कि नेहा जल्ला के झगड़ा कर रही है और उधर वो उसे ज़ोर से डांट रहा है। और अचानक से 2:17 पर वो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है, और फिर जब उसके बाद जब वो दोबारा फुटेज चलती है तो वहाँ पर फुटेज ख़त्म हो जाती है। अब ललित तो समझ गया था कि मतलब ये किसी न किसी ने फुटेज को एडिट किया है, और वो नहीं चाहता था कि फुटेज कोई देख पाए और नेहा का राज सबके सामने आ पाए। अब इसकी क्यूरोसिटी और इसका जो उस राज को जानने का मन था वो और ज़्यादा बढ़ने लग गया था। उसे अब कैसे भी करके ये इस राज से पर्दा उठाना था कि नेहा की मौत कैसे हुई थी, क्योंकि नेहा ने उसे बोला ही था कि मैं मरी नहीं थी, मुझे मारा गया था। और साथ में उसे उस आवाज़ का भी पता लगाना था जो आवाज़ बार बार नेहा को अपनी तरफ खींच के ले जाती थी, जिससे नेहा तड़पते हुए उसके पीछे चली जाती थी। 2 ताकतें थीं, एक नेहा जो विक्टिम थी और एक कोई और आवाज़ थी जो नेहा को बार बार अपनी तरफ कब्जे में ले रही होती है। इतना सब हो ही रहा होता है, ललित फिर से कॉरिडोर में जाता है जहाँ पर उसे नेहा दिखती थी, और वो नेहा का एक तरह से इंतज़ार कर रहा होता है कि शायद नेहा भी आएगी और कोई नए राज से पर्दा उठाएगी। और सच में नेहा आ जाती है वहाँ पर, उसकी एकदम से आत्मा प्रकट होती है और फिर से वही बात बोलती है कि मैं उस समय ज़िंदा थी और इन्होंने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया था, और जिससे मेरी वहाँ पर मौत हो गई थी। और ये बोलते हुए एक चांदी की अंगूठी ललित को देती है, बोलती है कि ये मेरी माँ को दे देना। अंगूठी एकदम से ठंडी होती है लेकिन अपने हाथ में पकड़ता है। जैसे ही वो इतनी कन्वर्सेशन होती है, एक बहुत जोर की आवाज़, गुर्राती हुई आवाज़ आती है, बस। ये सुनकर नेहा एकदम से फिर वही दर्द की तरह इस दर्द में चीखना शुरू कर देती है और हवा में कहीं गायब हो जाती है। लेकिन ललित के हाथ में अंगूठी थी, उसे अपने पास रख लेता है और बोलता है कि जब भी मैं इसकी माँ से मिलूँगा अंगूठी उसे ज़रूर दूँगा। अब ललित के सामने 2 चीज़ें थी, एक तो नेहा की सच्चाई का पता लगाना और उस आवाज़ का पता लगाना जो बार बार नेहा को अपनी तरफ खींच के ले जा रही थी। तो ललित ने काफ़ी जद्दोजहद करके इन सारी चीज़ों के तय में जाने की सोची, और इसमें उसकी हेल्प कर रहे थे मिस्टर रघुवीर जी। अच्छा, नेहा ने जाते जाते एक चीज़ बोली थी ललित से, जब अभी अंगूठी दी थी, कि बहुत सारे रहस्य आपको छत पे मिलेंगे। तो अब ललित के लिए छत पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, इसलिए उसने क्या किया कि रघुवीर जी को सारी बात बताई कि नेहा आज फिर आई थी और उसने मुझे अंगूठी दी और मुझे सारी बात बताई है। अब ये लोग नेहा से डरना पूरी तरह से बंद हो गए थे और कैसे भी करके इन्हें नेहा के रहस्य का पता लगाना था। तो अब ललित क्या करते हैं भाई कि रघुवीर के पास जाते हैं और फिर वही हेल्प की, भैया चाबी चाहिए ऊपर की, हमें ऊपर जाना है। और ऊपर नेहा ने बोला कि आपको कई सारे राज से पर्दा उठ जाएगा। तो ये जैसे तैसे करके वो रघुवीर जी चाबी जुगाड़ करते हैं और ललित उसे लेके चुपचाप लोगों की नज़रों से बच के छत की तरफ जाने लग जाता है। और छत पे जाते जाते उसे अचानक से फील होना शुरू हो जाता है कि वही परफ्यूम की खुशबू और वही ठंड लगना, वही एकदम से मौसम का तापमान का गिर जाना। कैसे करके वो ऊपर पहुंचता है और दरवाज़ा खोलता है। पुराना से जंग लगा दरवाज़ा होता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है चरचराहट की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल जाता है। अब ये छत पे पहुंचता है तो छत पर इसे
बहुत सारे मतलब वही जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन सामान होता है ना, लोहे की रॉड, सीमेंट वगैरह, मिट्टी, ईंट वगैरह सब पड़ा होता है, पानी की टंकियाँ रखी होती हैं और ऐसा लगता है कोई सालों से ऊपर आया नहीं है। तो अब ये वहाँ पर खड़ा होता ही है कि तभी अचानक से नेहा आ जाती है और नेहा कहती है कि मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाने वाली हूँ, उसे देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ क्या था। और वो अपनी शक्ति से कुछ दिखाने की कोशिश करती है ललित को, और जब वो अपनी शक्तियों से विजुअल दिखाती है तो उसे वही अभिषेक मल्होत्रा और 2 लोग और दिखाई देते हैं और वो बार बार आर्ग्यूमेंट कर रही होती है कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी, तुम लोगों का सारा राज पुलिस को बताऊंगी, तुम लोगों गलत इंसान हो, तुम लोग गलत कर रहे हो कंपनी के साथ में, मेरे साथ में। और वो बताने की कोशिश करती है तो अभिषेक हंस रहा होता है, जो वो वाइस प्रेसिडेंट होता है उस समय मैनेजर था। अब वो हंस रहा होता है, तभी नेहा अपनी जेब से ऊपर से एक पेन ड्राइव निकालती है और बोलती है कि इसमें मेरे पास सारे सबूत हैं तुम्हारे खिलाफ और मैं ये पुलिस को भी दूंगी और कंपनी के हायर मैनेजमेंट को भी दूंगी कि तुम लोग कर क्या रहे हो एग्जैक्टली। अब ये सुन के इनके बीच में धक्का मुक्की शुरू हो जाती है और अभिषेक क्या करता है, नेहा को उठा के धक्का दे देता है जोर से, जिससे नेहा जाके वो ईंटों पे जाके गिरती है और उसके सर में चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और वहाँ का जो दृश्य था वो और ज़्यादा डरावना होना शुरू हो जाता है, जिसे देख के ललित को तो चलो उसे ये था कि नेहा दिखा रही है तो मुझे डरने की ज़रूरत है नहीं, बट डरावना होता जा रहा था, एकदम से धुंध छाती जा रही थी। अभिषेक अब नेहा की नब्ज़ चेक करता है कि नेहा मरी तो नहीं है, देखा है नेहा जिंदा होती है। तो अपने साथ 2 सिक्योरिटी वालों को बुलाता है कि अभी अगर ये पता चल गया तो हम सारे जेल जाएंगे, इसकी बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। तो ये सारे 2 सिक्योरिटी वाले और एक ये जो अभिषेक होता है, नेहा को उसी रूम में, बेसमेंट के उसी रूम में जाकर बंद कर देते हैं। आर्काइव रूम नहीं, जो वो इलेक्ट्रिकल रूम था जहाँ पर सबसे पहले ब्लू फाइल लेने जब ये गया था ललित, तो जब बंद कर देते हैं तो कैमरे में एक आवाज़ आ रही हो, तो मतलब जो विजुअल्स में आवाज़ आ रही है वो दरवाज़ा ठोक रही है और बोल रही है मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। जिससे ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि नेहा को जब उस रूम में, इलेक्ट्रिकल रूम में जब बंद किया, इलेक्ट्रॉनिक रूम में जब बंद किया गया था, तब नेहा जिंदा थी और वहाँ पर सफोकेशन की वजह से, बंद रहने की वजह से, भूख प्यास की वजह से उसकी मौत वहाँ पर हुई थी। ये देख के ललित को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी ललित के सामने एक दूसरा विजुअल आता है जहाँ पर नेहा कहती है कि उस पानी की टंकी में मैंने वो सबूत छुपा के रखा है। तो वो जाता है वहाँ पर, पानी की टंकी खोलता है और उसमें एक प्लास्टिक का बॉक्स तैर रहा होता है, उस बॉक्स को निकालता है जिसमें वो पेन ड्राइव ललित को मिल जाती है। अब ललित का दिल तेजी से धड़कने लग जाता है उस पेन ड्राइव पे देखे कि यही वो पेन ड्राइव जिसकी वजह से नेहा ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन ये सब कोई एक बंदा और भी देख रहा होता है जिसका नाम होता है अभिषेक, और वो अपने 2 सिक्योरिटी गार्ड के साथ वहाँ पर आया हुआ होता है और बोलता है तू भी बड़ा जिज्ञासु है ललित, जैसी नेहा थी वैसा ही तू है और तूने आखिर पता लगा ही लिया कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो ललित ने कहा कि जब आपको पता था कि नेहा जिंदा है तो आपने उसे क्यों बंद किया और उसे क्यों मारा। तो अभिषेक कहता है कि कुछ राज होते हैं जिन्हें हमें दफन करना पड़ता है कंपनियों को रन करने के लिए। ये ऊपर की बात है, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। तुम एक छोटे से अदने से एम्प्लॉय हो, ना कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो जैसा कि मैं हूँ। मैं ऐसे ही नहीं पहुँचा हूँ यहाँ तक और मैंने उसके लिए बहुत सारी मेहनतें की हैं। हालांकि ये सारा कुछ अभिषेक को अभी नेहा दिखाई नहीं दे रही थी, नेहा सिर्फ और सिर्फ ललित को दिखाई दे रही थी। तभी ललित क्या करता है कि तभी अचानक से उस जगह का माहौल ठंडा होना और शुरू हो जाता है। ललित समझ जाता है कि नेहा अब इन लोगों को भी दिखाई देने वाली है और जैसे ही नेहा अभिषेक के सामने आती है, अभिषेक के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और अभिषेक थर थर कांपना शुरू हो जाता है कि जैसे ही वो देखता है कि नेहा साक्षात उसके सामने आ गई है। और जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी भागने की कोशिश करते हैं और वो भाग जाते हैं, वो दोनों भाग जाते हैं। बस बचता वहाँ पर अभिषेक और ललित। और ललित अभिषेक डर की वजह से कांप रहा होता है और अपने घुटनों पर बैठा है और बोल रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझे मार दिया था, मैंने तुझे बंद कर दिया था। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर ललित क्या करता है, वो सारा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है कि इसके पास प्रूफ हो जाए कि इसी ने मारा था। तो वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है सारा कुछ और चुपचाप अपने जेब में रख लेता है और वो आंख बंद करके सिर्फ चिल्ला रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था। लेकिन ललित के हिसाब से उसके पास इतने सबूत काफ़ी नहीं थे, उसे और भी सबूत जुटाने थे और भी उसे पता लगाना था एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था, और उसे कुछ भी करके नेहा को इंसाफ दिलाना था। अब ललित के हाथ में प्रूफ लग चुका है और नेहा ललित की पूरी मदद कर रही है, रघुवीर नेहा ललित की पूरी मदद कर रहा है। तो ललित वो पेन ड्राइव लेकर फटाफट वहाँ से आता है और एक पुराने सर्वर रूम में जाकर एक लैपटॉप खोलता है और उसमें पेन ड्राइव लगाता है। पेन ड्राइव में सिर्फ एक ही फाइल होती है, एविडेंस के नाम से, और वो जैसे वो फाइल प्ले करता है तो उसमें एक
स्टिंग ऑपरेशन टाइप का एक वीडियो होता है जो वो प्ले करता है, तो उसमें देखता है कि जो अभिषेक है वो उसने कोई बहुत बड़ा घपला किया हुआ था कंपनी में, जो उसने करोड़ों रुपए का एक प्रोजेक्ट लेकर और उसे अपनी टीम से आउट ऑफ द बॉक्स करवाने की कोशिश की थी और करोड़ों रुपए उसने उसमें छापने की कोशिश की थी। और ये सारी बात नेहा को पता चल जाती है और नेहा उस चीज़ का एक वीडियो बना लेती है। और इस काम में अभिषेक अकेला नहीं होता है, कंपनी के 2-3 लोग और उसके साथ मिले होते हैं। अकेले करना पॉसिबल भी नहीं है, जब तक आप 2-3 लोगों को साथ में नहीं लोगे आप फ्रॉड नहीं कर सकते किसी भी कंपनी में। तो यही चीज़ अभिषेक ने भी की थी, उसके साथ 2-3 लोग और मिले थे और वो आपस में बातें कर रहे थे कि अगर नेहा ने जब फिर उन्हें पता चल जाता है कि नेहा ने कोई एक वीडियो फुटेज बना ली है, तो लोग नेहा के पीछे पड़ जाते हैं, कैसे भी करके उससे वो डरा कर धमका कर उससे वो फुटेज लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उसी ड्यूरेशन में नेहा ने वो बात जाकर रघुवीर को बोली थी कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो मेरे पेरेंट्स कहना मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया था। और ये सर्च करते हैं सारा कुछ। अब ये सारी फाइल वो जब ये देख रहा होता है ललित, तो इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि अच्छा ये मेन सीन था जिस वजह से ये सारी कहानी की शुरुआत हुई और इस वजह से ये चीज़ें यहाँ तक पहुँची और इस वजह से नेहा को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो अब ये समझ गया था कि ये सारा प्रूफ अगर जैसे ही पुलिस में जाएगा कि ये लोग पकड़े जाएंगे और कहानी ख़त्म इन लोगों की। लेकिन तभी इसे ये फील हुआ कि इसके पीछे कोई खड़ा है, तो देखता है इसके पीछे 3 लोग खड़े हैं। एक तो वो अभिषेक मल्होत्रा और 2 वो लोग जिन्होंने इसकी साथ दिया था, वो भी कंपनी के ऊंचे पदों पर खड़े हुए थे, ऊंचे पदों पर जॉब कर रहे थे। और वो लोग भी वहीं पे आ गए थे। बोले कि बेटा तूने आखिर सबूत ढूंढ ही लिया, लेकिन करेगा क्या तो इसका, मैं तो तुझे जाने नहीं दूंगा बाहर, पुलिस के पास तू जा नहीं सकता है और हम तुझे यहीं मार देंगे। तो ललित से उन्होंने मोबाइल वगैरह छीनने की कोशिश करी, लैपटॉप वगैरह छीनने की कोशिश करी, लेकिन ये कर नहीं पाया। ललित थोड़ा सा ताकत ठीक ठाक थी, लड़ रहा है और काफ़ी अच्छे से रजिस्ट कर रहा था उन सारी चीज़ों को। अचानक से फिर उस कमरे का टेम्परेचर गिरना फिर से शुरू हो जाता है और जैसे ही टेम्परेचर गिरता जा रहा है वैसे वैसे इन सारों का डर बढ़ता जा रहा है सिवाय ललित के। और तभी अचानक से नेहा वहाँ पर प्रकट हो जाती है और उस सर्वर रूम में जितने भी कंप्यूटर थे सारे कंप्यूटर ऑन हो जाते हैं, सब में सिर्फ नेहा का चेहरा दिख रहा है। और ये देखकर वो तीनों अपने घुटनों पर आ जाते हैं और माफ़ी मांगना शुरू करते हैं, हमें माफ़ कर दो, हमसे एक बहुत बड़ी गलती होगी, हमें ये नहीं करना चाहिए था और हम नहीं करेंगे, आप इस सारी चीज़ों को नष्ट कर दो। बट नेहा क्या करती है, वो सारी जो क्लिप थी वो चला देती है और सारे जितने भी स्पीकर थे उस कंपनी के सारे कनेक्ट हो जाते हैं और सब में सिर्फ वही साउंड आ रहा होता है कि नेहा को सबूत मिल चुका है, अगर वो पुलिस के पास चलेगी तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। और हर एक कंप्यूटर स्क्रीन पर जितने भी नाइट शिफ्ट में लोग काम कर रहे थे सबको वो फुटेज दिखाई दे रही है, वो वीडियो दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये वो चोरी और घपले की सारी बातें कर रहे होते हैं, जिससे इनका भांडा फूट जाता है। अब इनका भांडा फूट जाता है और ये कहीं के नहीं रहते हैं क्योंकि सबको पता चल गया था। तो जो विकास होता है इनका टीएल, वो फटाक से पुलिस को कॉल करता है और पुलिस बुला लेता है। पुलिस आती है और जैसे ही पुलिस आती है नेहा अपना गायब हो जाती है। उसे ये था कि चलो मुझे न्याय मिल जाएगा, अब मैं खुश हूँ, और ये बोल के वो ललित को धन्यवाद बोलकर गायब हो जाती है। अब पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है, कंपनी के सीनियर्स को भी बुलाया जाता है और इन्हें धक्के मार के पहले तो कंपनी से बाहर, दोबारा फिर बाद में जेल में भेजा जाता है इन सारे तीनों लोगों को। और नेहा की केस फाइल दोबारा से ओपन की जाती है और नेहा के मर्डर चार्ज में भी इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, कंपनी के फ्रॉड में इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, इनका सारी प्रॉपर्टी वगैरह कुर्की की जाती है, सारा इनका घर वगैरह रख लिया जाता है क्योंकि उन्हें करोड़ों घोटाला किया था, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और कंपनी को ये चीज़ पसंद नहीं, कंपनी की रेपुटेशन खराब हो। हालांकि जब इतना सारा कुछ हो गया था, इतना ज़्यादा हॉन्टेड चीज़ें, पैरानॉर्मल चीज़ें वहाँ पर होने लगी थी, तो कंपनी ने अपना ऑपरेशन नोएडा के उस ऑफिस से हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था और उसके बाद वो अपना कहीं और शिफ्ट हो गई थी। बट नोएडा को उन्होंने ऑपरेशन ख़त्म कर दिया था और ये लोग जो वहाँ पे काम कर रहे थे इन सब ने अपना जॉब छोड़ कर कहीं और कर लिया था। और ललित को भी एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई थी जहाँ पर वो बहुत अच्छे से अपना काम, अपना फ्यूचर वगैरह परस्यू कर रहा था। बट कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है क्योंकि लोग बताते हैं 2:17 उस ऑफिस में जो बिल्डिंग अभी बंद पड़ी है वहाँ पर कभी ना कभी लाइट जल जाती है, किसी को होने का एहसास होता है और चीज़ें बहुत ज़्यादा उन्हें लोगों को वहाँ पर दिखाई देती हैं। बट अभी कहानी यहाँ पर ख़त्म इसलिए नहीं होती क्योंकि नेहा को अभी इंसाफ मिल चुका था। बट अभी बहुत सारे और ऐसे रहस्य थे उस ऑफिस के जो वहाँ पर दफन थे और उसका पता लगाना ज़रूरी था। और एक जो मैंने आपसे आवाज़ का जिक्र किया था जो बार बार नेहा को सुनाई देती थी, जिसकी वजह से नेहा एकदम तड़प जाती थी और गायब हो जाती थी डर की वजह से, वो आवाज़ किसकी थी उसका भी पता लगना ज़रूरी था। अगर आप चाहते हैं कि
वो आवाज़ किसकी थी उसका मैं पता लगा के आपको बताऊं, और क्या क्या आगे हुआ था नेहा के साथ अभी, और क्या होना बाकी था, ललित का और नेहा का क्या रिश्ता बाद में निकलता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का पार्ट 2। अगर इस कहानी पर मुझे 100 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं इस कहानी का पार्ट 2 लेकर ज़रूर आऊँगा और बताऊँगा कि अभी क्या क्या रहस्य बाकी हैं इस बिल्डिंग में। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप भी अपनी कहानी मुझे दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय श्री राम।